हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने कल स्टडी की है मुद्रा के बारे में। मुद्रा क्या होती है और मुद्रा का उद्भव क्यों हुआ था, मुद्रा का आविष्कार क्यों हुआ था, मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं, ये अपन ने अध्ययन किया था। अब एक ये है कि अपने जो लोग हैं वो उनको मुद्रा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब लोग हैं वो मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, लोगों को क्यों चाहिए मुद्रा। तो मुद्रा की मांग क्या होती है, लोगों को मुद्रा चाहिए, इसके लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं। तो मुद्रा की मांग का तात्पर्य क्या है, मुद्रा की मांग का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य ये होता है कि एक निश्चित समयावधि में लोग हैं वो कितनी मुद्रा प्राप्त करने को तैयार होते हैं, कितनी मुद्रा धारण करने को तैयार होते हैं, वो मुद्रा की मांग कहलाती है। मतलब एक निश्चित समयावधि में लोगों को कितनी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, यानी लोग कितनी मुद्रा पाना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुद्रा की मांग कहते हैं। ठीक है, ये जो मुद्रा की मांग है वो किन प्रयोजन से की जाती है, लोग हैं वो मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, तो इसके जो प्रयोजन हैं, मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, इसके प्रयोजन हैं, उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। मुद्रा की मांग का तात्पर्य ये हुआ कि एक निश्चित अवधि में लोग कितनी मुद्रा धारण करने को तैयार होते हैं, उसे मुद्रा की मांग कहते हैं। तो मुद्रा की जो मांग है, मुद्रा की मांग के जो प्रयोजन मतलब उद्देश्य क्या क्या है, उनको 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है व्यवहार या लेन देन प्रयोजन, व्यवहार या लेन देन प्रयोजन। लोगों को अपनी दैनिक ज़रूरतें, जो रेगुलर डेली की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसको अपन बोलते हैं व्यवहार या लेन देन प्रयोजन। दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, कभी आटे की ज़रूरत पड़ती है, कभी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। अपनी लाइफ में रोज़ अपने को वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है और उनको प्राप्त करने के लिए अपने को क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए। तो इसको अपन बोलते हैं व्यवहार या जो दैनिक लेन देन है वो प्रयोजन बोल सकते हैं। तो एक तो इस उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। दूसरा उद्देश्य है दूरदर्शिता, दूरदर्शिता प्रयोजन। दूरदर्शिता का मतलब क्या हुआ कि लोग अपने पास मुद्रा इसलिए भी रखते हैं कि आकस्मिक कोई भी आवश्यकता आ पड़े, अचानक से कोई भी उनको ज़रूरत आ पड़े। जैसे अचानक से कोई बीमार हो गया है ना, अपने भारत में के संदर्भ में अगर सोचें तो अचानक से कोई शादी विवाह हो गया, कोई भात सूचक का प्रोग्राम हो जाए, इस टाइप का प्रोग्राम हो जाए, तो उनके लिए भी मुद्रा की आवश्यकता पड़ जाती है। कोई बीमार हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, या फिर कोई शादी विवाह हो, या अचानक से आने वाली जो ज़रूरतें हैं, तो उनके लिए भी लोगों को मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। इमरजेंसी के लिए लोग अपने पास कुछ पैसे रखते हैं ताकि जो मतलब ऐसा कोई इमरजेंसी कार्य आ जाए तो उनके काम में आ सके। इसको अपन बोलते हैं दूरदर्शिता प्रयोजन। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो प्रयोजन है उसको अपन बोलते हैं सट्टा प्रयोजन। सट्टा प्रयोजन का तात्पर्य हुआ कि लोग इसलिए भी मुद्रा रखते हैं ताकि और मुद्रा कमा सके, मुद्रा से और मुद्रा कमा सके। जिसको अपन बोलते हैं सट्टा प्रयोजन। व्यवसाय में लगाने के लिए या किसी को लोन देने के लिए या कोई और प्रयोजन किसी भी मकसद से, ताकि पैसे से और पैसा कमाया जा सके, इसको अपन बोलते हैं सट्टा प्रयोजन। और सट्टा प्रयोजन के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है निवेश। क्या उद्देश्य होता है? निवेश करना, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब समझो सबसे पहले तो कि ताकि और अधिक मुद्रा कमाई जा सके उसके लिए भी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है।
जैसे अपन कोई भी कारोबार भी स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में अपने को पूंजी की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर वो मुद्रा की आवश्यकता पड़ रही है। या फिर अपन कोई और प्रयोजन करते हैं, और सट्टे को मान लो, आप सट्टा जानते हो, सब सट्टा, ये जो क्रिकेट वगैरह के लिए लोग सट्टा लगाते हैं, हाँ ये अवैध है, तो ये भी सट्टा, यहाँ पर लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए? ताकि और पैसे कमा सकें। सट्टे लगाते हैं ना, तो यहाँ इकोनॉमिक्स में सट्टे का मतलब क्या है कि व्यवसाय मान लो और अधिक पैसे कमाने का कार्य है, उसको अपन बोलते हैं सट्टा प्रयोजन। इसके लिए भी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो जो किन्स नाम के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने मुद्रा की जो मांग है, मुद्रा के लिए नाम दिया है तरलता। क्या नाम दिया है? तरलता। और मुद्रा की जो मांग है उसको नाम दिया है तरलता अधिमान। क्या नाम दिया है? तरलता अधिमान। किसको नाम दिया? मुद्रा की मांग को। किसने? जेएम किन्स ने। इन्होंने क्या बोला कि ये जो सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा की जो मांग की जाती है वो डिपेंड करती है ब्याज दर पर। बाजार में, मतलब मार्केट में, बाहर दुनिया में ब्याज की दर कितनी है, इस उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग करते हैं उसका ब्याज दर से कोई संबंध नहीं है। इस उद्देश्य से जो मुद्रा की मांग की जाती है उसका भी ब्याज दर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अपन ब्याज से ऊंचा हो चाहे नीचा हो, परंतु अपन अपने दैनिक लेन देन तो करेंगे ही। इमरजेंसी वाले काम से वो ब्याज ऊंचा हो चाहे नीचा हो, वो तो होने हैं तो होंगे ही। सट्टा प्रयोजन के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है उसका उद्देश्य होता है ब्याज दर के साथ, है ना। तो अगर जैसे सपोज कीजिए, मुझे ही मान लो कि मुझे अगर और पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। सट्टा प्रयोजन के लिए मुझे क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। तो डिपेंड करता है मार्केट में ब्याज की दर क्या है। यदि ब्याज दर ऊंची होगी तो मैं मुद्रा की मांग ज़्यादा नहीं बल्कि कम करूँगा। यदि ब्याज दर कम होगी तो मुद्रा की मांग क्या करूँगा? ज़्यादा करूँगा। आपने नॉर्मली मान लो कि लोग, अगर ऊंचा ब्याज होगा तो लोग मुद्रा लोन क्या लेते हैं? ऋण क्या लेते हैं? कम लेते हैं। अगर कम ब्याज होगा, कम दर होगी ब्याज की, तो लोग ऋण क्या लेते हैं? ज़्यादा लेते हैं। तो ये सट्टा प्रयोजन हेतु जो मुद्रा की मांग है उसका ब्याज की दर के साथ विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। और इसके लिए किन्स ने एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझाया था। किसको? मुद्रा की सट्टा मांग को। तो उन्होंने मुद्रा की जो मांग की जो कीमत है वो तय की थी किसको? ब्याज दर को। और इधर क्या ले ली अपने? मुद्रा की मांग। तो किन्स ने बोला कि ब्याज दर बढ़ेगी तो मुद्रा की मांग क्या होगी? कम होगी। और ब्याज दर कम होगी तो मुद्रा की मांग क्या होगी? ज़्यादा होगी। अर्थात ब्याज दर और मुद्रा की मांग है, सट्टा मांग है, उसमें विपरीत संबंध होता है। ठीक है। अब जो जो ब्याज दर बढ़ती जाएगी मुद्रा की मांग क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होते होते जब मुद्रा की मांग शून्य हो जाए, कितनी हो जाए? शून्य हो जाए। जैसे ब्याज दर बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई यहाँ तक, इसको मैंने नाम दे दिया R1। इतनी ब्याज दर बढ़ गई कि जिस पर मुद्रा की मांग क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम ब्याज दर। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम R, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो ब्याज दर जिस पर मुद्रा की सट्टा मांग शून्य हो जाए उसको अपन बोलते हैं उच्चतम ब्याज दर। उसके बाद ब्याज की दर और नहीं बढ़ सकती। अगर घटेगी तो मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी। यानी इन दोनों के जो बीच संबंध वाला वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होगा, गिरता हुआ। ठीक है। अब ब्याज की दर है वो घटते घटते इतनी कम हो जाए, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। अब सोचो, जैसे अपने इसको अपने भाषा में समझाता हूँ। अपने यहाँ पर नॉर्मली जो लोग लेन देन करते हैं आपस में, तो वो ब्याज की दर होती है 2 रुपये प्रति सैकड़ा, मतलब तो 24% वार्षिक। 2 रुपये प्रति सैकड़ा मतलब क्या हुआ? 24% वार्षिक। ठीक है। 24% ईयरली। अगर और बैंक वालों में, बैंक में लगभग 90 पैसे, 80 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया जो प्रति सैकड़ा, यानी ये जो चलती है 10%, 8%, 9%, 12%, इतनी चलती है वार्षिक।
किसकी? बैंक वालों की दर। तो अब आप देखो कि ये जो ब्याज दर है, मैं उसको अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। 2 रुपया प्रति सैकड़ा है, उससे घट करके अगर 1 रुपया सैकड़ा जाए तो लोग लोन क्या लेना चाहेंगे? मुद्रा की मांग क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। अगर और भी कम ब्याज दर हो जाए, 50 पैसे प्रति सैकड़ा आ जाए, तो लोग मुद्रा की मांग और ज़्यादा करेंगे। और घटते घटते बहुत कम आ जाए, मतलब 25 पैसे प्रति सैकड़ा आ जाए, ये आर मान, ये 25 बहुत कम हो जाए, तो इतने कम होने पर लोग कितनी मुद्रा लेने को तैयार होंगे? जितनी लोग देने को तैयार है, मतलब अनंत मुद्रा लेने को तैयार है। भाई जैसे 25 पैसे प्रति सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लगे, तो अगर मुझे ही कोई बोले कि कितना लोन लोगे इस दर पर, तो मैं कहूँगी जितना तेरी मर्जी हो उतना मैं लेने को तैयार हूँ, जितना दे सको उतना मैं लेने को तैयार हूँ। मतलब ऐसी न्यूनतम ब्याज दर होगी जिस पर मुद्रा की मांग क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। तो ये जो वक्र है ना, ये बाद में यहाँ पर समतल हो जाएगा। समतल का मतलब क्या? इस ब्याज दर पर मुद्रा की मांग क्या हो गई? अनंत हो गई। ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता अधिमान, एलपी कर्व है। एलपी कर्व बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता अधिमान, ये मुद्रा का मांग वक्र होता है। ठीक है। तो ये तो उच्चतम ब्याज दर है, ये क्या है? निम्नतम ब्याज दर है और न्यूनतम ब्याज दर है। अब इसमें ये जो समतल वाला हिस्सा ना मुद्रा का मांग वक्र का, इसको अपन बोलते हैं तरलता जाल। क्या बोलते हैं? तरलता जाल। इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी तो मतलब मुद्रा, और जाल, ट्रैप मतलब जाल। तो इस कौन से हिस्से को? इसको। अब इसको परिभाषित करना तो कैसे करेंगे? वह न्यूनतम ब्याज दर जिस पर मुद्रा की मांग अनंत हो उसे तरलता जाल कहते हैं। इस सिचुएशन में जो मुद्रा का मांग वक्र है वो वाई एक्स के समांतर हो जाता है। ठीक है ना। अब हालांकि अपने क्या है, सब्जेक्ट में मुद्रा की मांग है, उसके प्रयोजन है, ये मैटर आपके सिलेबस से अभी हटा दिया गया है, परंतु फिर भी आपके ये आएगा मैटर आगे, इसलिए आप इसको ध्यान दे लेना थोड़ा सा। इसके बाद ये तो थी मुद्रा की मांग। अब आती है मुद्रा की पूर्ति। कौन करता है मुद्रा की पूर्ति? एक देश में मुद्रा की जो पूर्ति है वो उस देश का केंद्रीय जो बैंक है वो करता है। कौन करता है? केंद्रीय बैंक है वो मुद्रा की पूर्ति करता है। भारत में कौन करने वाला है? आरबीआई। कौन करने वाला है? आरबीआई है वो मुद्रा का पूर्ति करने वाला होता है। तो सबसे पहले तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित अवधि में एक देश में उपलब्ध मुद्रा की जो मात्रा है उसे ही क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। एक देश में कितनी मुद्रा विद्यमान है वो ही क्या कहलाती है? मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। ठीक है। और ये पूर्ति करने वाला कौन होता है? उस देश का केंद्रीय बैंक का काम होता है। जो भी मुद्रा जारी करता है वो केंद्रीय बैंक करता है। अपने भारत में क्या है कि सारे नोट सब चीज़ें केंद्रीय बैंक जारी करता है सिवाय 1 रुपये के। 1 रुपये के जो हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। बाकी सारी मुद्राएं हैं वो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित की जाती हैं। तो यहाँ पर मुद्रा की जो पूर्ति है उसकी परिभाषा समझो। सबसे पहले तो एक निश्चित समयावधि में एक देश में उपलब्ध लोगों के पास उपलब्ध मुद्रा की मात्रा को क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति। देखो लोग कितनी मुद्रा पाना चाहते हैं वो तो है मुद्रा की मांग, और लोगों के पास एक देश में कितनी मुद्रा उपलब्ध है वो है मुद्रा की पूर्ति। ठीक है। अब भारत में जो केंद्रीय बैंक मुद्रा का पूर्ति करता होता है, तो लोगों के पास जो देश में उपलब्ध मुद्रा है मतलब मुद्रा की पूर्ति है वो किस किस रूप में है उसको 4 भागों में बांटते हैं। एक तो M1, एक M2, एक M3 और एक M4। इन 4 भागों मतलब एक देश में उपलब्ध मुद्रा, अपने भारत देश में जो उपलब्ध मुद्रा है
वो किस किस रूप में है, मुद्रा की जो पूर्ति है वो किस किस रूप में है, तो ये इन रूपों में M1, M2, M3, M4 ये मुद्रा की पूर्ति के माप हैं। इसमें कौन सी मुद्रा आएगी, इसमें कौन सी आएगी, इसमें कौन सी आएगी, ये सब अपन अभी नोट्स में देख रहे हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ M1, M2, M3, M4 क्या है ना। जैसे M1 है तो जनता के पास नकदी प्लस जनता की मांग जमाएं। अब मांग जमाएं क्या होती हैं, क्वेश्चन ये आ गया। तो अब आपको बता दूं कि अपन लोग जो जमा करवाते हैं बैंकों में वो दो प्रकार की जमाएं होती हैं। एक तो होती हैं मांग जमाएं और एक होती हैं सावधि जमाएं। दो प्रकार की जमाएं, मांग जमाएं और सावधि जमाएं। वो जमाएं जिनको अपन जब जरूरत पड़े निकाल लें वो तो है मांग जमाएं, और सावधि जमाएं जो एक फिक्स अवधि, एक निश्चित अवधि के लिए जो जमा की जाती हैं उनको अपन बोलते हैं सावधि जमाएं। जैसे बैंक में कई ऐसे FD करवाते हैं ना लोग, तो FD कौन सी जमा है, सावधि जमा है। और ऐसे अपन नॉर्मली अपने खाते में पैसे जमा करवाते हैं, निकालते हैं, तो ये कौन सी जमाएं है, मांग जमाएं। ठीक है ना। तो M1 में तो क्या आता है कि लोगों के पास जो कैश में कितना पैसा है वो प्लस बैंकों के पास लोगों की मांग जमाएं। ठीक है। M2 में क्या आता है, M1 तो आएगा ही, साथ में जो डाकघर हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें जो लोग जो बचते जमा करवाते हैं उनको भी शामिल कर देते हैं किसमें, M2 में। ठीक है। M3 में क्या करते हैं, M3 में M1 है और साथ में ये जो सावधि जमाएं हैं, अवधि जमाएं, वो भी शामिल कर लेते हैं किसमें, M3 में। M4 में क्या है, M3 तो है ही, साथ में पोस्ट ऑफिस की जमाएं और रिजर्व बैंक की जितनी जमाएं हैं वो सारी शामिल हो जाती हैं। तो अब ये दो है वो तो संक्षिप्त अवधारणाएं हो गई और ये दो हैं वो व्यापक अवधारणाएं हो गई, M1, M2, M3, M4। चलो नोट्स में देखते हैं। हाँ, सो अपना टॉपिक है मुद्रा की मांग, जिसका नाम क्या दिया रखा है, तरलता अधिमान। मुद्रा संपत्ति का तरलतम रूप होती है ना। संपत्ति तो बहुत सारी होती है, अपनी ज़मीन है वो भी अपनी संपत्ति होती है, अपनी जो सोना चांदी, हीरे जवाहरात, गाड़ी मोटर, सब चीज़ें, अपना बंगला घर, सब अपनी संपत्ति होती है। परंतु ऐसी संपत्ति जिसको आसानी से दूसरी वस्तु में बदला जा सके उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। ठीक है ना। तो मुद्रा संपत्ति का तरलतम रूप होती है। अतः किन्स ने मुद्रा की मांग को तरलता अधिमान नाम दिया। तरलता मतलब मुद्रा, अधिमान मतलब है मांग। किन्स ने मुद्रा की मांग को तरलता अधिमान का नाम दिया है। मुद्रा की मांग से अभिप्राय है एक निश्चित समयावधि में जनता द्वारा मुद्रा को अपने पास नकदी रूप में रखने की इच्छा। मुद्रा की मांग क्या होती है, एक निश्चित समयावधि में जनता अपने पास कितने नकदी चाहती है वो क्या होती है, मुद्रा की मांग होती है। और ये मुद्रा की जो मांग होती है उसके 3 प्रयोजन होते हैं। फर्स्ट है संव्यवहार प्रयोजन, मतलब लेन देन प्रयोजन, दूरदर्शिता प्रयोजन और सट्टा प्रयोजन, है ना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इसके बाद आती है मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति क्या है, एक निश्चित समय पर एक देश में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की मात्रा मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। एक निश्चित समय पर एक देश में कितनी मुद्रा उपलब्ध है लोगों के पास, वो ही मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। यह एक स्टॉक अवधारणा होती है। स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि इसमें अपन अवधि नहीं लेते हैं भाई, जैसे आज देश में कितनी मुद्रा प्रचलन में है, कितनी मुद्रा है, तो वो मुद्रा की पूर्ति है। इसको अपन आज मतलब अभी, जैसे अभी मैं बोल देता हूँ अभी कितनी मुद्रा देश में चलन में है, तो वो मुद्रा की पूर्ति है। इसमें अवधि बिल्कुल भी शामिल नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये क्या है कि स्टॉक अवधारणा है। एक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो मुद्रा का पूर्तिकर्ता होता है। अब भारत में जो मुद्रा की पूर्ति है उसके जो माप अभी बताए थे आपको, M1, M2, M3, 4,
ये कौन कौन से हैं, क्या क्या इसमें क्या क्या शामिल करते हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो मुद्रा की पूर्ति के माप 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये चारों पॉइंट ध्यान रखना। फर्स्ट है M1। ये M1 में क्या है, अभी बताया था, जनता के पास नकदी तथा जनता की मांग जमाएं, नकदी तथा जनता की मांग जमाएं, ये M1 में है। M2 में क्या होता है, M2 में M1 है, इसके अलावा डाकघर पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें जो अपना बस्ते जमा करवाते हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं। M3 में M1 है प्लस व्यापारिक जो बैंक है, मतलब मांग जमाएं तो यहाँ M1 में आ गई। व्यापारिक बैंकों में जो अपने सावधि जमाएं जमा करवाते हैं वो भी शामिल कर दिए, किसमें, M3 में, M1 के अलावा। M4 है, उसमें M3 तो शामिल है ही, साथ में डाकघरों की कुल जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, जो भी रिजर्व बैंक की जमाएं हैं वो शामिल हो गई हैं। तो अब क्या है, इनमें तो कम मुद्रा आई है, इनमें सब में क्या, दोनों में लास्ट वाले में क्या आ गई, ज़्यादा मुद्रा आ गई। इसलिए M1 और M2 को तो अपन संकीर्ण अवधारणाएं कहते हैं और M3 और M4 को अपन व्यापक अवधारणाएं कहते हैं, किसकी, मुद्रा की पूर्ति की। तो ये मैं नोट्स की कॉपी लगा रहा हूँ, इसको भी आप देख लेना साथ में। अब अभी आप देख लो वो मांग जमाएं और सावधि जमाएं क्या क्या होती हैं। मांग जमाएं, सबसे पहले ये जनता की बैंकों के पास वो जमाएं होती हैं जिन्हें जब चाहे निकलवाया जा सकता है। बैंकों में अपन जो जमा करवाते हैं, जिनको जिस पैसे को और जब मर्जी हो तब निकाल सकें, तो इस प्रकार की जो जमा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मांग जमा बोलते हैं। सावधि जमाएं वो होती हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है, अवधि पूर्ण होने से पहले इन जमाओं को निकलवाया नहीं जा सकता। एक फिक्स अवधि के लिए, जैसे अपना FD करवाते हैं ना, एक फिक्स अवधि के लिए, तो उनको अपने बोलते हैं क्या, सावधि जमाएं बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई मुद्रा की वो मांग पूर्ति की बातें। अब है मुद्रा का महत्व है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे इसके। मुद्रा क्या काम आती है, मुद्रा कार्य देख लिए, मुद्रा का महत्व देखिए। बाजार व्यवस्था की धुरी, धुरी मतलब आधार। आज के टाइम पर मार्केट क्यों चलन में है, याद है नोटबंदी हुई थी तब क्या हुआ था, नोटबंदी होते ही मार्केट पूरा मंदा हो गया था। आपको सबको पता होना चाहिए इस बात को कि बाज़ार पूरा मंदा हो गया था नोटबंदी होते ही। तो कहने का मतलब क्या है, आज जो मार्केट में लेन देन होते हैं सारा का सारा बाज़ार किस पर टिका हुआ है, मुद्रा पर टिका हुआ है। इसलिए मुद्रा को बाजार व्यवस्था की धुरी कहते हैं। इसे वर्तमान समय में मुद्रा के माध्यम से बाजार व्यवस्था में अनेक प्रकार के लेन देन होते हैं, अतः मुद्रा आधुनिक बाजार व्यवस्था का आधार होती है। ठीक है, दूसरा है आर्थिक विकास का मापक। सरकार है वो मुद्रा के माध्यम से आय प्राप्त करती है और मुद्रा के माध्यम से विभिन्न योजनाओं पर व्यय करके देश का आर्थिक विकास कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है। ये मुद्रा के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है। आर्थिक विकास के माध्यम से ही अपन देश में कितना विकास हुआ इसको माप भी सकते हैं मुद्रा के माध्यम से ही। तो आधुनिक सरकारें मुद्रा के माध्यम से सार्वजनिक व्यय मतलब सरकार जो व्यय करती है योजनाओं पर, वो उनमें वृद्धि करके आर्थिक विकास व आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तीसरा है निवेश में वृद्धि। अभी ये कार्य भी था, तो मुद्रा के माध्यम से लोग बचतों में वृद्धि करते हैं, अपनी बचत बढ़ाते हैं और फिर बचतों में वृद्धि होने से जो भविष्य में निवेश होंगे, भावी निवेश हैं, उनमें वृद्धि होती है। तो एक मुद्रा के माध्यम से एक अर्थव्यवस्था है उसमें निवेश बढ़ाए जा सकते हैं और विकास करने के लिए निवेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। निवेश होगा तभी विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होता है। अगला पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। मुद्रा के प्रयोग से उत्पादक व उपभोक्ता विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मतलब मेरे पास पैसे हैं तो मेरी मर्जी है वो चीज़ खरीदूंगा, उत्पादक के पास पैसे हैं तो वो जो मर्जी है वो उत्पादन करेगा। अब जो मर्जी है इसका मतलब वो नहीं कि गलत, मतलब जो सरकार ने बैन कर रखी हैं उनका उत्पादन करे या उपभोग करे,
है ना, उनकी बात नहीं आती है यहाँ पर। अवैध वस्तुओं की और से वस्तुओं के उत्पादन की और उपभोग की बात नहीं आती है। तो बाकी इसके अलावा अगर मुद्रा है तो उपभोक्ता अपनी मर्जी से वस्तुएं खरीद सकता है और उत्पादक अपनी मर्जी से उत्पादन कर सकता है। तो लोग हैं उनको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से। राष्ट्रीय आय का मापन, एक देश की जो राष्ट्रीय आय है वो उस देश की मुद्रा में ही मापी जाती है। तो राष्ट्रीय आय का मापन भी मुद्रा के माध्यम से होता है। मुद्रा के माध्यम से देश की राष्ट्रीय आय का माप करके आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन आसान हो जाता है। ठीक है। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार, आज कोई किसी के पास पैसे हों बहुत ज़्यादा तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। यह आपने देखा होगा, पैसे वालों की इज्जत होती है। ये पैसे, उस आदमी की इज्जत नहीं होती है, उस पैसे की इज्जत होती है ना। तो मुद्रा से लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है ना। मुद्रा से लोगों को धन इकट्ठा करने की सुविधा मिलती है। मुद्रा के माध्यम से लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, पैसे वालों की इज्जत बढ़ती है। ये तो अपन सब देखते ही हैं। तो मुद्रा लोगों को धन संग्रह की सुविधा प्रदान करती है जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार बनती है। ठीक है। यहाँ पर अपना ये जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है। नोट्स की कॉपी लगा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से तैयार कर रहे हैं। देखो टाइम बहुत कम रहा है और आपको ये पता है कि भाई अभी सामान्य हालात पता नहीं कब होंगे, इसलिए आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखें, लगातार चालू रखें। कोई भी समस्या है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की तैयारी करें। इस जो टाइम को बिल्कुल भी लापरवाही या मिसयूज करने में नहीं गुजारें, क्योंकि आप जो एक्टिविटीज़ अदर एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए पूरी आगे की लाइफ पड़ी है, परंतु पढ़ने के लिए आगे की लाइफ नहीं होगी। गिने चुना टाइम है आपके पास पढ़ने के लिए। और फिलहाल तो ये साल है वो वैसे भी आपको पता है कि कैसे आपको ये ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, बहुत कम टाइम दिया जा रहा है। और इस कम टाइम में आप अच्छा रहेगा कि जितना जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से देख लें, ताकि आपको आगे दिक्कत कोई समस्या ना रहे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दें। कॉपी लगा ही रहा हूँ नोट्स की और उसको आप देख लें, तो बाकी पढ़ते रहें लगातार।